नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुद्र जी के क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है, कक्षा 12 के भूगोल विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 4 से 5 जो क्लासें हुई थी, उन 4 से 5 क्लासों के अंदर हमने भूगोल विषय के कक्षा 12 की भूगोल विषय के चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आया होगा और आपने बढ़िया तरीके से उसका नोट्स बना लिया होगा। फिर भी एक बार जानकारी के लिए कि वास्तव में आप मेरी क्लास का मज़ा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसका पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो मैं आपसे इसकी जानकारी के लिए आपसे एक क्वेश्चन जो पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया है उस संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। और आप सब मुझे, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास का आनंद ले रहे हैं, सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या है। तो जो संबंधित एक क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ताकि मुझे पता रहे, ताकि मैं और भी उत्साह के साथ और भी बढ़िया तरीके से आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके प्रस्तुत होता रहूं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इसके आंसर जरूर दोगे। तो क्वेश्चन है, लेसन फर्स्ट से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो लिखिए, मानव भूगोल में मानव भूगोल में केंद्रीय बिंदु है। मानव भूगोल में केंद्रीय बिंदु है। ये क्वेश्चन है लेसन फर्स्ट, जो कि हमने इकाई फर्स्ट का फर्स्ट लेसन पढ़ा था मानव भूगोल के परिचय वाली इकाई में से। तो मानव भूगोल के बारे में जो हमने जानकारी प्राप्त की थी उसमें से ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का केंद्रीय बिंदु है। मानव भूगोल जो हमने पढ़ा था उसका केंद्रीय बिंदु क्या है, तो आपको मानव भूगोल का केंद्रीय बिंदु बताना है। आप इसे नोट कर लीजिए और जैसे ही आप ये वीडियो देखें उसके बाद में मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका आंसर आप सबको बताऊंगा। देखते हैं आप कौन कितनी तल्लीनता से, ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, आज मैं लेके आया हूं वही इकाई वही चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक इकाई के अंदर 2 चैप्टर थे। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, अब चल रहा है चैप्टर सेकंड चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड के अंदर हम बात कर रहे हैं लेसन 2। ये लेसन 2 है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मानव आज से लाखों वर्षों से इस पृथ्वी पर निवास करता आ रहा है। आज जो हम मानव देख रहे हैं, जैसे जैसे आप समय के अनुसार पीछे के कालों में जाते जाएंगे, मानव ऐसा नहीं था। मानव की शारीरिक संरचना, मानव की आर्थिक क्रियाकलाप, मानव का वातावरण समायोजन आज के मानव से बिल्कुल ही भिन्न था। वो आज के मानव जैसा जीवन यापन नहीं करता था। कहने का मतलब यह है कि जो मानव जो प्राचीन समय में रह रहा था उसके जीवन में और आधुनिक मानव के जीवन में काफी अंतर था। तो मानव लाखों वर्षों से जो इस पृथ्वी पर रह रहा है, उसने धीरे धीरे वातावरण के साथ क्या करना शुरू कर दिया, समायोजन शुरू कर दिया और अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए उसने बहुत नए नए आविष्कार किया, नई नई तकनीकी बनाई। समझ में आ रहा है। लेकिन आज भी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी जो जनजातियां हैं वो आदिम ढंग से निवास कर रही है। हम आधुनिक मानव की बात नहीं कर रहे हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए कि जिन्होंने समय के साथ अपने अंदर बदलाव कर लिया, समय के साथ आगे आधुनिक मानव के रूप में वो जीवन जी रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम आज भी जो लोग, जो जनजातियां प्राचीन ढंग से, आदिम ढंग से जीवन यापन कर रही है, जिनके पास हमारे जैसे किसी प्रकार की कोई तकनीक नहीं है, हमारे पास जिस प्रकार के संसाधन है, किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं है, हम उन जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। उन जनजातियों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं, देखते हैं।
तो देखिए हम बात कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बार बार मैं बोल रहा हूं जनजाति जनजाति, जनजाति होती क्या है, क्या होती है जनजाति? तो आप हेडिंग लगाइए जनजाति। तो देखिए जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति, जनजाति लोगों का वह समूह है, जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। समझने का प्रयास कीजिए। जनजाति क्या होती है? जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज, समाज में जितने भी रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आप ये समझिए कि जो भी जनजातियां होती है उनकी हमारे समाज से भिन्न उनकी अपनी ही क्या होती है, एक जीवन शैली होती है, अपनी ही क्या होते हैं, अलग ही रीति रिवाज होते हैं और अपनी ही अलग सांस्कृतिक परंपराएं होती है। उनकी संस्कृति का, उनके रीति रिवाजों का हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन जो जनजाति उन लोगों का जो समूह उन्होंने बना रखा है, कि इन्होंने जो आदिम ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं, जो समूह उन्होंने बना रखा है, उनका आपस में सामाजिक रीति रिवाजों का और सांस्कृतिक परंपराओं का क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। वो क्या कहलाती है? जनजाति कहलाती है बेटा। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर बन रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है कि जनजाति से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन अति लघु उत्तरात्मक और 1 क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक, किसमें? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से 4 अंक के ये आपके 2 चैप्टर है। तो क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, आवश्यक थोड़ी है कि पहले में से आए, यूपी इसमें भी आ सकता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि जनजाति से आपका क्या अभिप्राय है। क्लियर? नेक्स्ट देखो। तो चलो अपनी बात कर ली कि जनजाति क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जनजातियां कहां है। आज भी विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां ये जनजातियां निवास कर रही है और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो बेटा निवास कर रही है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सारणी बना देता हूं, आप उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके अंदर से भी आपको प्रश्न या तो अति लघु उत्तरात्मक के हिसाब से पूछा जाएगा या फिर आपको मैप के अंदर इसमें से क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, फिल करवाएगा, आपको भरवाएगा उसमें। ओके, तो देखिए हेडिंग लगा लो, विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं क्षेत्र और एक तरफ लिख देता हूं जनजातियां। ठीक है बेटा, आगे देखो। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नंबर 1 सबसे पहले लेते हैं हम ध्रुवीय व ठंडे
ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, ठंडे प्रदेशों के निवासी मतलब वे जनजाति के लोग जो कि कहाँ रहते हैं, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। तो वहां कौन कौन सी जनजाति रहती है, तो रहती है कौन कौन सी, एस्किमो, एस्किमो और सेमोयड्स, एस्किमो और सेमोयड्स, ये कहाँ के हैं, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। नेक्स्ट दूसरा है, दूसरा अगर हम बात करें उष्ण उष्ण व शुष्क, उष्ण व शुष्क प्रदेशों के निवासी, आप लिख लेना आगे, उष्ण व शुष्क प्रदेशों के निवासी। तो इसमें सॉरी उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी, कालाहारी मरुस्थल के निवासी, मरुस्थल के निवासी, ठीक है। तो इसमें कौन आ गया, इसमें आ गया बुशमैन, बुशमैन, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं और मैं आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा, तीसरा है विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। थर्ड है विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। तो इसमें आएगा पिग्मी, पिग्मी, सेमांग व सकाई, पिग्मी, सेमांग व सकाई। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी, घास क्षेत्रों के निवासी, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। तो इसमें लिख लो बद्दू व मसाई, बद्दू व मसाई। फिर है बेटा शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। इसमें आ जाएगा खिरगिज, खिरगिज, खिरगिज। नेक्स्ट है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। तो यहां आ जाएगा भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए आप इसको, कि हम बात कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों की, कि विश्व के अंदर आज भी ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां
जनजातियां निवास करती है। लेकिन हम विश्व की सभी जनजातियों के बारे में इस अध्याय में अध्ययन नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो आपके कक्षा 12 के चैप्टर 2 में, यानी आपके कक्षा 12 की भूगोल विषय में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिर्फ इन 5 से 6 जो भी, या 4, 5, 6 जो भी जनजातियों के बारे में दिया हुआ है, सिर्फ उनका अध्ययन करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब देखो आपके सिलेबस में इसमें से एक क्वेश्चन है जो आपसे उसके अंदर मानचित्र के अंदर पूछ सकता है या मानचित्र के अंदर आपको भरवा सकता है। तो देखिए, क्षेत्र ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। देखिए यहां समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या है, हमारी ये पृथ्वी है, और सबको पता है कि इस पृथ्वी पर हमने क्या दर्शाए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। लेकिन आप सबको पता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तव में हमारी पृथ्वी पर नहीं खींची हुई है, ये मात्र ग्लोब पर खींची हुई क्या है, काल्पनिक रेखाएं है, जो कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। तो पृथ्वी की सही सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही स्थिति ज्ञात करने के लिए ग्लोब पर मानव द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निरूपण किया गया है। तो समझने का प्रयास कीजिए, ये पृथ्वी है और इसको 2 भागों में जो रेखा बांटती है वो कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है बेटा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, अब मैं 0 डिग्री से उत्तर की तरफ बढ़ूंगा तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एन लिख देता हूं, उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री एस लिख देता हूं, दक्षिणी अक्षांश। ये कौन सी रेखा है बेटा, मकर रेखा। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। 23.5 से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एन उत्तरी अक्षांश, और 23.5 से 66.5 डिग्री एस दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ये कौन सी है, उत्तरी ध्रुव रेखा। ये कौन सी है, दक्षिणी ध्रुव रेखा। और यहाँ है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है। अब आगे देखिए ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लीजिए और फिर इन जनजातियों के बारे में आपको आगे बताता हूं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, उष्ण कटिबंध है। तो मैं इसके अंदर मार्कर से जो लाइनें खींच देता हूं, आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये कौन सा कटिबंध है बेटा, उष्ण कटिबंध है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों अक्षांश क्या है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है शीतोष्ण कटिबंध। ये लो मैंने इसको रेड मार्कर से, रेड कलर से क्या कर दिया, फिल कर दिया। ये है शीतोष्ण कटिबंध। क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। और जो बाकी रह गया ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ये रह गया क्या, बिल्कुल जो व्हाइट रह गया ये है क्या, शीत कटिबंध। समझ में आ गया। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। अब आप सबको पता है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री, ये दो क्षेत्र कैसे हैं, शीत कटिबंध में आते हैं। यानी कि कैसे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश हैं। कैसे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश है। तो ये जो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में जो जनजातियां निवास करती है, कौन सी, एस्किमो और सेमोयड्स, तो वो कहां निवास करती है, या 90 डिग्री 66.5 से 90 डिग्री वाला जो उत्तरी अक्षांश वाला जो ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर निवास करती है। अब इसमें भी आप कहेंगे कि सर कहां, क्योंकि इसमें भी क्या क्या आ गया, कनाडा आ गया, आपका अलास्का आ गया, आपका
जो ग्रीनलैंड आ गया। तो इसके बारे में जब हम जो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, देखिए कौन कौन सी पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको 6 जनजातियों के बारे में बताया, तो इन 6 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आपके इस सिलेबस में हम पढ़ेंगे सिर्फ एक तो पढ़ेंगे बेटा एस्किमो, एक पढ़ेंगे बुशमैन, और इधर पढ़ेंगे भील और गौंड। यानी कि इस अध्याय में हम 4 जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कितनी जनजातियों के बारे में? 4 जनजातियों के बारे में। 4 जनजातियां, इन 4 के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिनमें से दो तो है विश्व स्तर पर पढ़ेंगे और 2 को पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। ठीक है, विश्व के संदर्भ में जिन 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो है एस्किमो और एक है बुशमैन। ठीक है, इधर भारत के संदर्भ में जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे भील और दूसरी पढ़ेंगे गौंड। ठीक है, आपका जो ये सिलेबस है जिसके अंदर चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं विश्व की जनजातियां, उसके अंदर हम पूरे विश्व की जितनी भी जनजाति उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको पहले भी बताया मैंने आपको कि हम जो भी आपके सिलेबस में दिया हो उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें से भी ये जो 6 बिंदु मैंने आपको लिखाए हैं, इन 6 बिंदुओं में भी हम सारी जनजातियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें पढ़ेंगे कौन कौन सी के बारे में, एक एस्किमो, एक बुशमैन, भील और गौंड। तो देखिए एस्किमो और बुशमैन है, इसको तो विश्व स्तर पर पढ़ेंगे, यानी भारत से बाहर अन्य देशों में जो ये फैली हुई है उनके बारे में। और भील और गौंड भारत के संदर्भ में कि ये भारत में कहां कहां निवास करती है, केवल इन 4 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। समझ में आ रहा होगा सबके? ठीक है, तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में, तो ठंडे प्रदेश कौन सा? इधर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र में एस्किमो और सैमोयड्स। तो अभी मैंने सिर्फ ग्लोब के अंदर आपको यह बताया है कि यह शीत प्रदेश में है। अब शीत प्रदेश में कौन से देशों में है, तो हम कौन सा पढ़ेंगे? एस्किमो पढ़ेंगे। तो जब एस्किमो पढ़ेंगे तब उस समय में आपको बाकायदा मानचित्र की सहायता से बोर्ड पे मैप बनाऊंगा और मैप की सहायता से आपको बताऊंगा कि कौन से देश में कहां कहां एस्किमो निवास करते हैं। ठीक है, ये केवल आपको एक थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए, आपको ये नहीं लगे कि नहीं यार ये कौन सी एस्किमो, कौन सी क्या जनजाति आ गई, अब कैसे इसको याद करेंगे, कैसे रट्टा मारेंगे। रट्टा मारने वाला काम नहीं, आप इसको समझिए। भूगोल रट्टा मारने के लिए नहीं, भूगोल प्रैक्टिकल विषय है। इसको आपको थ्योरी के हिसाब से रट्टा नहीं मारना है, रटोगे तो याद नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए, और समझने के लिए सबसे जो सुलभ हमारे पास साधन है वो है बेटा मानचित्र। मानचित्र की सहायता से भूगोल को आप आसानी से समझ सकते हैं, और ऐसा समझ सकते हैं कि दोबारा आप उसको जीवन भर कभी भी नहीं भूलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप जिस प्रकार से मैं आपको बताया जा रहा हूं, आप इसको नोट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसका परिणाम भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपकी क्वालिटी में जरूर सुधार होगा। ठीक है, तो देखो, तो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी एस्किमो और सैमोयड्स। चलो, उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल के निवासी बुशमैन। अब ये जो कालारी मरुस्थल है कहां है, कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। समझ में आ गया? तो और अफ्रीका महाद्वीप गर्म प्रदेश में, यहां ध्यान रखिए अफ्रीका महाद्वीप में नहीं बता रहा हूं आपको कि उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल की बात कर रहे हैं, कि उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल जो गर्म उष्ण कटिबंध में पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। समझ में आ गया? तो जब भी हम बुशमैन पढ़ेंगे, मैं आपको उसके अंदर बाकायदा अफ्रीका का मानचित्र बनाऊंगा। मानचित्र बनाने के बाद उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर अफ्रीका में भी कालारी मरुस्थल कहां है, क्या वास्तव में वो उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल आपको यही देखना है कि बुशमैन कहां उष्ण गर्म क्षेत्र के अंदर ये निवास करते हैं। अब आगे देखो, तीसरा है विषुवतरेखीय सघन वनों के निवासी। विषुवतरेखा कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था, विषुवतरेखा जो कि क्या करती है, पृथ्वी को, ग्लोब को 2 भागों में, बराबर 2 भागों में बांटती है। कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये रही देखो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और विषुवतरेखा भी कहा जाता
है। तो इस भूमध्य रेखा से इस वाले क्षेत्र में कौन कौन सी सघन वन क्या पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है ये आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो यहाँ सघन वन पाए जाते हैं, इन सघन वनों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है? पिग्मी, सेमांग और सकाई। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम आपके इस अध्याय में नहीं पढ़ेंगे। आगे देखो, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। अभी मैंने बताया उष्ण कटिबंध कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंध, दौरान कीजिए, याद कीजिए, उष्ण कटिबंध कौन सा क्षेत्र है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है वो क्या है बेटा? उष्ण कटिबंध। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या है? उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में क्या घास क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंध में घास क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो जनजातियां रहती हैं, कौन कौन सी है? बद्दू और मसाई। कौन सी है? बद्दू और मसाई। ठीक है, आगे बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। अब शीतोष्ण कटिबंध कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा है बेटा? शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध में भी कौन सा क्षेत्र है? घास क्षेत्रों वाला, घास क्षेत्रों वाला। ठीक है, तो वहां पर कौन सी जनजाति? खिरगिज जनजाति निवास करती है। और दूसरा है दुर्गम पहाड़ी। दुर्गम पहाड़ी, दुर्गम क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां आसानी से जाया नहीं जा सकता, दुर्गम। ठीक है, दुर्गम व पहाड़ी पठारी, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो या दुर्गम पठारी क्षेत्र हो, वहां के निवासी कौन कौन सी जनजाति? भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा, जिनमें से 2 जनजातियों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, भील और गोंड का। समझ में आ गया होगा सबको। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक संबंधित किसी भी संदर्भ में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द या नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, ध्यान देंगे, मैंने शुरुआत में इस जो क्लास लगी है उसके शुरू के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चले कि कितने विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, कितनी मेरी जो मैं आपको सेवा दे रहा हूँ इसका लाभ ले रहे हैं। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि जल्द से जल्द और अधिक अच्छा से अच्छा कंटेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।